Dear friends and students, you are welcome to the channel once again, and today in this video session we will going to discuss about the some important dates and years related to revenue history। ऐसी महत्वपूर्ण तिथियों का हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जिनका देखिए रेवेन्यू ऑफिसर्स हों या रेवेन्यू के कोई कर्मचारी हो, इवन वो लॉ फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति हों या लॉ से रिलेटेड स्टूडेंट्स हो, उन सब के लिए ये डेट्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं विरासत से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट तारीखें हैं, कब किसको विरासत का अधिकार मिलना शुरू हुआ। और ये बेसिकली इससे पहले मैं ये बता दूं, देखिए हमारे जो स्टेट की सरकार है वो सर्कुलर जारी कर सकती है, रूल रेगुलेशन, हालांकि वो बेयर एक्ट को ही फॉलो करते हैं। तो जैसे हमारे संविधान में 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है और समवर्ती सूची में और राज्य सूची में राज्य सरकार बना सकती है और समवर्ती सूची में दोनों को बनाने का राइट है। तो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली समवर्ती सूची में आता है, तो राज्य सरकार इसमें कानून बना सकती है। जैसे राज्य सरकार ने हमारे यहाँ यूपी रेवेन्यू कोड 2006 बनाया हुआ है। अच्छा, बीच बीच में भी यदि कोई चेंजेज करना होता, आवश्यकता अनुसार कोई रूल रेगुलेशन, कोई सर्कुलर जारी करना होता है, तो उसके हिसाब से वो सर्कुलर राज्य सरकार जारी करती रहती है। तो देखिए सबसे पहले हम डेट करेंगे 19 सितंबर 1997। ये ऐसी डेट है जब विधवाओं को प्रॉपर्टी में विरासत का अधिकार मिलना शुरू हुआ। कब से हुआ? 19 सितंबर 1997 से। यानी पहले क्या था, विधवा को राइट नहीं मिलता था प्रॉपर्टी, अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हुआ तो उसके बेटों को हक चला जाता था, उसकी जो विधवा पत्नी थी उसको ये राइट नहीं मिलता था। ये कब से हुआ? 19 सितंबर 1997 से लागू हुआ। अगली महत्वपूर्ण तारीख आती है 1 सितंबर 2008, यानी अविवाहित पुत्रियों को, अनमैरिड डॉटर्स को जो विरासत में अधिकार मिलना शुरू हुआ, वो कब से हुआ? 1 सितंबर 2008 से अनमैरिड डॉटर को भी विरासतन हक मिलना शुरू हुआ। ये महत्वपूर्ण तिथि है। 23 अगस्त 2004, 23 अगस्त 2004। देखिए इसको क्या, भतीजों को और अनमैरिड बहनों को भाइयों के साथ अधिकार मिलना शुरू हुआ। इसको जरा थोड़ा समझने की जरूरत यह है, यदि कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है और उसके माँ बाप नहीं हैं, तो उसके भाइयों के साथ, अगर उसकी कोई अनमैरिड सिस्टर भी है तो अनमैरिड सिस्टर को और भतीजे को, यानी भाइयों के बेटे को राइट प्रॉपर्टी में मिलना शुरू कब से हुआ? 23 अगस्त 2004 से। इंपॉर्टेंट तारीख है जिसमें हमारा ये यूपी रेवेन्यू कोड 2006 लागू हुआ, प्रभावी हुआ। वो डेट है 11 फरवरी 2016। 11 फरवरी 2016। इसको बहुत सारी चीजें में चेंज हुआ, बहुत सारी धाराओं में चेंज हुआ, कुछ धाराएं जोड़ी गई, कुछ खत्म की गई। तो इसमें एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए पहले क्या था, क्षेत्रीय जो कानून एसके सुपरवाइजर कानून वो होता था, उसको कोई राइट किसी रेवेन्यू एंट्री की दुरुस्ती एंट्री कराने का कोई राइट नहीं था। यानी तहसीलदार लेवल से नीचे का कोई अधिकारी किसी रेवेन्यू रिकॉर्ड में दुरुस्ती नहीं करा सकता था। इस वाले कोड को प्रभावी होने से 11 फरवरी 2016 से जो कानून होता था उसको रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहा गया इस कोड में, और उसको किसी दुरुस्ती को सही करके उसका अमल दरामद यानी अंकन कराने का, एंट्री कराने की पावर भी इसको आरआई को दे दी गई, रेवेन्यू इंस्पेक्टर को। तो संभवतः रेवेन्यू इंस्पेक्टर शब्द भी इस ही धारा के इस धारा का यूज करते हुए संभवतः इसको रेवेन्यू इंस्पेक्टर समझा गया या कहा गया। अनमैरिड डॉटर को जो राइट मिलना शुरू हुआ वो 1 सितंबर 2008 से अनमैरिड डॉटर को राइट मिलना शुरू हुआ। तो देखिए इसी कड़ी में एक इसमें यहाँ सेक्शन 109 जोड़ी गई। 11 फरवरी 2016 का जो रेवेन्यू कोड लागू हुआ, उसमें बहुत ही क्लियर प्रोविजन दिया गया है कि यदि, और मैं उसकी आपको उस बेयर एक्ट की मैं फेयर रीडिंग करता हूं, उसमें लिखा गया है कि यदि किसी
फीमेल टेन्यूर होल्डर को किसी मेल टेन्यूर होल्डर से कोई भूमि विरासत में मिलती है, तो यानी किसी महिला को किसी पुरुष भूमिधर से वो जमीन उसको विरासत में मिलती है, तो यदि क्या हुआ वो महिला मैरिज कर लेती है, शादी कर लेती है या रीमैरिज कर लेती है या सी है डाई, वह मर जाती है, तो वो प्रॉपर्टी मृतक के जो सर्वाइविंग नियरेस्ट लीगल हेयर है वहां को ट्रांसफर हो जाएगी, यानी जमीन वो वापस चली जाएगी। तो उसमें 3 वर्ड यूज किए गए हैं, यदि शादी कर लेती है या पुनर्विवाह कर लेती है या वो मर जाती है। तो जैसे हमने 1 सितंबर 2008 का जो कानून है, जो सर्कुलर है, उसमें क्या है, इस तारीख से अनमैरिड डॉटर को राइट मिलना शुरू हुआ। अब जब उसकी शादी होती है तो वो इस धारा के अंतर्गत वो जमीन वापस वहीं चली जाती है, वो सेक्शन 109 ये कहती है। और जो सेक्शन 108 के अनुसार जो उत्तराधिकार का क्रम दिया हुआ है उसी हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। नेक्स्ट आती है डेट 23/8/2004। इसमें क्या हुआ, इसमें जो यूपीजेड एक्ट की सेक्शन 168A थी, 168A इसको क्या डिलीट कर दिया गया है। जो जुज की धारा थी, फ्रेगमेंट की धारा थी, इसको चकडोड़ की धारा भी इसको कहा जाता था। इसका मतलब ये था कि कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि के किसी पार्ट को नहीं बेच सकता था, यानी या तो वो सारी बेचनी पड़ती थी या अगर पार्ट बेचना है तो कोई मेंढ बिलान वाला किसान ही ले सकता था। ये धारा 168A थी, इसको इस यानी 23/8/2004 को इसको डिलीट कर दिया गया। और इसकी बहुत सारी शिकायतें जब सरकार पर गई तो सरकार ने एक कानून और बनाया। राज्य सरकार ने 5/4/2010 को क्या हुआ, एक अधिनियम के तहत इस धारा में छूट दे दी गई थी। और उस छूट का मतलब इतना ही था कि वो 6 महीने के लिए लागू हुआ कि यदि इस प्रकार का कोई बैनामा किया गया है जो 168 से बाधित है, तो उसमें क्या है, वो उस वैल्यूशन के 2% एक्स्ट्रा शुल्क जमा करके वो बैनामा वैलिड माना जाता था और उसका म्यूटेशन कर दिया जाता। तो ये एक 6 महीने के लिए ये छूट दी गई। ये 5/4/2010 को ये अधिसूचना जारी की गई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 23/8/2004 ही है। 23 अगस्त 2004 से क्या हुआ, केवल रजिस्टर्ड बिल ही मान्य होंगे। 23/8/2004 को सर्कुलर आया कि क्या है, केवल पंजीकृत वसीयत ही मान्य होंगी। पंजीकृत वसीयत यानी अनरजिस्टर्ड वसीयत की वैल्यू खत्म कर दी गई। 23/8/2004 को यह सर्कुलर जारी किया गया। हालांकि 10 मई 2024 को ऑनरेबल हाई कोर्ट की 2 जजों की, जिसमें सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति और दूसरे न्यायमूर्ति अमित कुमार थे, उनकी खंडपीठ ने एक लैंडमार्क और रिसेंट अभी 2024 का जजमेंट है, उसमें कहा गया कि यदि कोई अनरजिस्टर्ड वसीयत है तो उसको अमान्य नहीं माना जाएगा, बल्कि जो ओल्ड एक्ट की सेक्शन 169 का सब क्लॉज 3 था, जो रजिस्टर्ड होना अनिवार्य करता था वसीयत का, उसको भी उन्होंने डिलीट कर दिया है। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है ऑनरेबल हाई कोर्ट का 23 मई 2024 का। तो ये डेट भी आपको जानकारी में होनी चाहिए। एक और डेट मैं बताना चाहता हूं, मई 1998 से जो रजिस्टर्ड दायरे थे, जैसे हम रजिस्ट्री बैनामा कराते हैं तो वो दायरे पहले तहसील में नहीं आते थे। अब क्या है, ये तहसीलदार रजिस्ट्रार को ऑर्डर किया गया कि जो भी बैनामा एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो रजिस्ट्री होगा उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी सब रजिस्ट्रार तहसीलदार के कार्यालय में पहुंचाएगा। यानी वो दायरा खुद तहसीलदार के पास जाने लगा, जिससे वो दाखिल खारिज होता है। मई 1998 के बाद स्वतः ही दायरे तहसीलदार के पास जाने लगे। तो 1 जुलाई 1952 से क्या हुआ, 1952 से जो जमींदारी प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया। और जो मीडिएटर्स थे, मीडिएटरों से ही राज्य सरकार का मामला रहता था। अब क्या है, किसानों और राज्य सरकार के बीच में सीधा संपर्क हो गया। और इस डेट को चूंकि जो जमींदार थे उनके अधिकार छीनकर राज्य सरकार में वेस्ट कर दिए गए, तो इस डेट को 1 जुलाई 1952 को डेट ऑफ वेस्ट या वेस्टिंग ऑफ डेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी ला स्टूडेंट है, उनको जानकारी होनी चाहिए। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है डेट ऑफ वेस्ट या वेस्टिंग ऑफ डेट क्या है। तो 1 जुलाई 1952 में चूंकि इनके अधिकार, जो बीच के जमींदार थे उनके अधिकार सीज करके वो राज्य सरकार में निहित हो गए थे और राज्य सरकार का किसानों से सीधा संपर्क 1 जुलाई 1952 से
शुरू हो गए।